जी, जरूर ने आज के वेबिनार के विषय के बारे में काफी कुछ बातें कह दी है, नया कहने की कुछ खास बचा नहीं। फिर भी अपने अनुभव से कुछ बातें आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो अपीली अधिकारियों को भी और सूचना आयोग को भी यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि अपील पीड़ित पक्ष का को कानून के द्वारा दिया गया बहुत अनमोल अधिकार है, जिसका उपयोग पीड़ित पक्ष अपने साथ निचले स्तर पर हुए अन्याय के परिमार्जन के लिए करता है। इस अपील के अधिकार की महत्ता को सभी अर्ध न्यायिक अपीली अथॉरिटीज को ठीक से समझना चाहिए। सूचना के अधिकार अधिनियम में की धारा 19 में अपील संबंधी जो प्रावधान है, उनका सार रूप में भाव यह है कि प्रथम अपील में तथ्यों और विधि के प्रश्न दोनों पे अच्छी तरह से विचार किया जाए और प्रथम अपीली अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो विचाराधीन मामले का पूरा अध्ययन करके, खास करके तथ्यों पर पूरा ध्यान देकर न्यायोचित विवेक का इस्तेमाल करके पीड़ित पक्ष को विधि सम्मत न्याय दे। धारा 19 के इस सारभूत भाव की न केवल प्रथम अपीली अधिकारियों के स्तर पर बल्कि सूचना आयोगों के स्तर पर भी कुछ जगह अनदेखी हो रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए यहाँ आज के विषय को क्योंकि प्रथम अपीली अधिकारियों पर केंद्रित है, इसलिए हमारा ये मानना है कि प्रथम अपीली अधिकारियों को आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के प्रशिक्षण की देने की बहुत सख्त जरूरत है और यह प्रशिक्षण नियमित अंतराल पर दिया जाना चाहिए। ऐसी ही एक की भावना भी है, जो कि जिसका पालन सरकारों द्वारा नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं है कि सभी अपीली अधिकारी जो यहाँ नकारात्मक बातें हुई उसी का प्रतीक। हमने सूचना आयोग में आयुक्त पद पर रखते हुए देखा है कि कई अपीली अधिकारी बहुत अच्छे फैसले भी कर रहे हैं। उनके ऑर्डर भी एक तरह से मॉडल ऑर्डर की तरह हमने देखा, लेकिन अपीली अधिकारियों का एक हिस्सा इसके विपरीत भी आचरण कर रहा है। हमने देखा कि कुछ अपीली अधिकारियों ने आदेश दिया, ये केंद्रीय लोक सूचना अपीली अधिकारियों का भी है इस तरह के आदेश, कि वो आदेश दिया प्रथम अपीली अधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी को कि अपीलार्थी को 15 दिन में उसकी आरटीआई का जवाब। अब ये कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं हुआ, ना कोई निर्णायक आदेश हुआ, इसमें कोई फैसला नहीं, केवल आरटीआई का जवाब देने का आदेश दिया जा रहा है पीआईओ को, जो एक तरह की निरर्थक कवायद है, अपील के अधिकार को ही परास्त करने वाली कवायद। जानकारी देने न देने के बारे में जिस आदेश में कुछ नहीं कहा गया हो, ऐसा प्रथम अपीली अधिकारी का आदेश सर्वथा निरर्थक। कुछ अपीली अधिकारियों के मामले में देखा गया कि अपील में परपक्ष भी संबंधित है, थर्ड पार्टी, लेकिन उसको सुनवाई के लिए सूचित ही नहीं किया गया, केवल लोक सूचना अधिकारी और पीड़ित पक्ष को सुनकर फैसला दे दिया गया। यह भी कानून के विरुद्ध है। यदि कोई भी अपील प्रतिपक्ष से भी संबंधित है तो उसको भी सुनवाई का मौका दिया जाना आरटीआई के तहत बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रथम अपीली अधिकारी को अपने आदेश के अंत में यह भी जानकारी देना चाहिए कि यदि आप हमारे आदेश से सहमत नहीं है या असहमत है तो इसके विरुद्ध आप अगले 90 दिनों में राज्य सूचना आयोग, ये पता है, वहां आप सेकंड अपील कर सकते हैं। ये जानकारी ज्यादातर अपीली अधिकारी नहीं देते हैं, ऐसा देखने में जो दी जानी चाहिए। दूसरा जो यहाँ चर्चा हुई कि सूचना आयोगों में कार्यभार बढ़ने का बहुत बड़ा कारण प्रथम अपीली अधिकारियों द्वारा ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना है, यह एक हद तक सही है, लेकिन इसका दूसरा कारण यह भी है कि आयोगों पे कार्यभार बढ़ने का कि कई लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपीली अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करते, क्योंकि अपीली अधिकारियों को, दोषी लोक सूचना अधिकारी को दंड देने का हक नहीं है। अपीली अधिकारी केवल सूचना आयोग को या अपने विभागीय उच्चाधिकारियों को उस लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा कर सकते हैं जो उसने आरटीआई का विधि सम्मत ढंग से निराकरण नहीं किया।
इसी तरह सूचना आयोगों को भी अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है धारा 19 में। तो इस खामी को ध्यान में रखते हुए हमने आयुक्त पद पर रहते हुए एक प्रयोग किया अपीलीय अधिकारियों के रवैये को सुधारने के लिए कि आदेश में उनके खिलाफ स्ट्रिक्टर पास करना शुरू किया, जैसा माननीय शैलेश गांधी जी ने सुझाव दिया कि इस मामले में अपीलीय अधिकारी ने धारा 19 के तहत निर्धारित अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया है, जो अन्यायोचित है। और इस तरह की जो भी तथ्य सामने आए प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपील के पहलुओं की अनदेखी करके आदेश पारित करने का, उनका भी उल्लेख किया और उस आदेश की प्रति अपीलीय अधिकारी के उच्च अधिकारियों को भी भेजी, ताकि वो संबंधित अपीलीय अधिकारी को निर्देशित कर सकें कि वो भविष्य में ऐसी त्रुटियां न करें। और इसके अलावा हमने एक और प्रयोग किया जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए कि कुछ अपीलीय अधिकारियों को हमने डीम्ड पीआईओ मान के एससीएन जारी किया। क्यों ना आपके खिलाफ, क्योंकि आपने अपने पद के दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया है और सूचना प्रदान करने में बाधा उत्पन्न की है अपने आचरण के जरिए, कि समय पर सुनवाई न करके या ठीक आदेश पारित न करके, इसलिए क्यों ना आपके खिलाफ विभागीय अनुशासन की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिख। और इसकी खबरें अखबारों में भी दी गई। इससे कई अपीलीय अधिकारी सचेत हुए और उन्होंने प्रथम अपीलों पर ठीक से ध्यान देना शुरू किया। एक बात यहाँ आई कि अपीलीय अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी स्वतंत्र रूप से नियुक्त किए जाने चाहिए, उनके पास विभागीय कामकाज का भार ना हो। ये सही है कि लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों के पास आरटीए एक्ट के दायित्व के अलावा सरकारी कामकाज का भी बहुत बड़ा भार होता है। और इसी कारण हमने देखा जैसे मध्य प्रदेश में कलेक्टर को अपीलीय अधिकारी जहाँ बनाया गया, वहाँ उन्होंने अपने पावर एडिशनल कलेक्टर को डेडिकेट कर दी, ट्रांसफर कर दी। ऐसा और भी जगह हुआ। और राजस्थान में तो एक बड़ा कमाल ये हुआ है कि ग्राम पंचायत सचिव लोक सूचना अधिकारी, तो उसके खिलाफ अपीलीय अधिकारी सरपंच को बना दिया है, जिसकी जानकारी ग्राम सचिव से भी कम कानून की जानकारी जिसको होती। ऐसा मजाक भी कुछ जगह हुआ। तो जो भी नए साथी यहाँ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अपील में यह सिद्ध करने का भार, प्रथम अपील हो या द्वितीय अपील, लोक सूचना अधिकारी पे सिद्ध करने का भार होता है कि उसके द्वारा आरटीआई के निराकरण के लिए शीघ्रता से और विधि सम्मत कार्रवाई की गई। तो अपीलार्थी को साबित करने की ज्यादा जरूरत नहीं, ये पीआईओ पे है। लेकिन इस तथ्य की भी प्रथम अपील में हमने अनदेखी होते हुए देखा है। जो आरटीआई एक्ट की भावना है प्रथम अपील के बारे में, उसकी पूर्ति में जो भी खामियां हैं उन पे विचार करके इस वेबिनार में जो भी सुझाव आए हैं उनके आधार पर हमको आवश्यक कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री आत्मदीप जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है कि आपने अपने कुछ आदेश भी इस तरह से साइट किए जिसमें आपने प्रथम अपीलीय अधिकारी को डीम्ड पीआईओ बनाया है, और एक अच्छी प्रैक्टिस कही जाएगी, क्योंकि इससे निश्चित तौर पे काफ़ी हद तक जवाबदेही बढ़ी। और आपने बताया भी कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों में काफ़ी हलचल भी हुई इसके बाद। और इन सब डिस्कशन का हम एक राइट अप अवश्य बनाएं, और बनाने के बाद संबंधित सरकारों को अपने अपने स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके विषय में लिखा जाए कि ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। और निश्चित तौर पे इस विषय पे हम लोग मिल करके काम करें, और हमारे जो अन्य साथी हैं काम करेंगे। ये काम हम हमारे श्री ताराचंद जी, देवेंद्र अग्रवाल जी हैं और सुरेंद्र जैन साहब हैं। हम सबको आपको ये काम हम्बली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप लोग भी इस पर थोड़ा सा मंथन करें और इसका एक बनाएं, इसका एक राइट अप इन सब चीज़ों में कि क्या क्या सुझाव हमारी तरफ से है और मीटिंग में, और फिर हम उनको फॉरवर्ड करें। कार्यक्रम में आगे मैं हमारे और विशिष्ट अतिथि जी पार्टिसिपेंट्स की जानकारी के लिए स्पष्ट करना चाहेंगे कि
आरटीआई का निराकरण 30 दिन में न होने पर अगले 30 दिन में प्रथम अपील का प्रावधान है और प्रथम अपील का 30 दिन में निराकरण करना आवश्यक है आरटीआई की धारा 19 के तहत, और अधिकतम 45 दिन अगर कोई उचित कारण है तो अपीली अधिकारी 15 दिन और ले सकता है, और वो 15 दिन की मियाद बढ़ाने का भी उसको अपने आदेश में उल्लेख करना होगा। लेकिन जो सबके जानने लायक बात यह है कि कानून में निर्धारित इस मियाद 30 दिन की और 90 दिन की जो सेकंड अपील की मियाद है, यह अपील पूरी होने के बाद भी, यह मियाद निकल जाने के बाद भी व्यथित व्यक्ति प्रथम अपील और द्वितीय अपील कर सकता है यदि उसके पास उचित कारण है विलंब का। तो उस विलंब के उपयुक्त कारण का उल्लेख करते हुए अपील की जा सकती है और वो सुनवाई के लिए स्वीकार की जा सकती है। थैंक जी, निश्चित तौर पर हमारे जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं और जिनको थोड़ा-सा अपील वगैरह करने में दिक्कत होती है, कई बार वो पूछते रहते हैं, उनके लिए शिवानंद जी, बहुत ही एक बात जोड़ना चाहूंगा। जी सर। आत्मदीप साहब ने जैसे कहा वैसे अपील में पीआईओ को जस्टिफाई करना है कि क्यों सूचना नहीं दी, ये कानून में लिखा है और कानून के हिसाब से ये होना चाहिए। मगर आज की प्रैक्टिकल सिचुएशन देख के मैं बताऊं, मेरे हिसाब से अपील में लीगली फाइट कीजिए कि क्यों वो डिनायल कानून के तहत नहीं है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने देखा है बहुत लोग कहते हैं कानून में तो ऐसा लिखा है, वो लिख देते हैं कि भाई कोई बराबर कारण नहीं दिया या कारण नहीं बताया। मेरे हिसाब से उसको काउंटर करें और अपीली अधिकारी को, पहली या दूसरी अपीली अधिकारी को ये कहें कि अगर आप मेरे मत से सहमत नहीं है तो बताइए कि कानूनी इंटरप्रिटेशन हमारा कैसे गलत है। ये अगर कोशिश की तो मेरे ख्याल से अपील में थोड़ा बेटर चांस है सक्सेसफुल होने का। और ज्यादातर एग्जामिशंस के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जो मैं शेयर कर सकता हूँ शिवानंद जी के साथ, आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, उसकी मदद ली जा सकती है। बिल्कुल सर, आपका मार्गदर्शन सदैव ही आमंत्रित है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर देंगे, हमें शेयर कर देंगे तो हम समस्त पार्टिसिपेंट्स के समक्ष ये बात पहुंचा देंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसको आगे सर्कुलेट करेंगे और लाभान्वित होंगे। हमारे कार्यक्रम में एक अन्य हमारे विशिष्ट अतिथि। नमस्कार। हाँ, सुरेंद्र भनोट जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, स्वागत है। नमस्कार जी। अभी आत्म देव जी ने बताया कि 45 दिन का प्रावधान है फर्स्ट अथॉरिटी के लिए। यही प्रावधान 4 हाई कोर्ट ने कहा है कि कमीशन को भी 45 दिन के अंदर अपील को निर्णय देना है, पर वहां पे आके फिर ये क्यों डगमगा जाते हैं, बस मेरा यही क्वेश्चन है। मनोज जी, अपन इस विषय पर निश्चित तौर पर आगे एक मीटिंग में चर्चा करेंगे जिसमें हम स्वयं इन्हीं हाई कोर्ट के आदेशों के विषय में ही हम एक मीटिंग रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। अभी अपन सिर्फ प्रथम अपील पर ही केंद्रित रहते हैं और थोड़ा सा इससे हट के यदि कुछ है तो थोड़ा सा हमारे बीच में एक पार्टी विशिष्ट अतिथि हैं श्री केएम भाई जी हैं, कानपुर से हैं। मैंने एक और बात कहनी है कि प्रथम अपील अधिकारी की अपॉइंटमेंट सरकार नहीं कर सकती, इसके बारे में पहले कहा है, पर कोई भी इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को कहाँ पावर है कि वो प्रथम अपील अधिकारी को अपॉइंट करे, और ये सारी अपॉइंटमेंटें इलीगल हैं। हमें प्रथम अपील डालनी ही नहीं चाहिए और ये बात सेकंड अपील में लिख देनी चाहिए कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है, इसलिए हमने उसको अपील नहीं डाली। इसके ऊपर लेकिन आप मंथन करें। ये प्रथम अपील अधिकारी से ही संबंधित है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। शायद सूचना आयुक्त महोदयों के पास भी इसका जवाब अभी इतना जल्दी नहीं होगा हमारे ख्याल से, क्योंकि ये तो फिर कोर्ट में चैलेंज करने वाली बात हो जाएगी। पर निश्चित तौर पे इसको अपन लेते हैं, आगे लेते हैं आपकी इस बात को। तो थोड़ा सा हम इनवाइट करेंगे केएम भाई जी को हमारे कार्यक्रम में। वो इस बार जुड़े हुए हैं, पिछले का 2 कार्यक्रम में भी वो आए थे, लेकिन उनको समय कुछ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा मुझे लगता है रूरल क्षेत्र में वो काम करते हैं तो उनकी कुछ डिफिकल्टी रहती है। केएम भाई जी, आपका स्वागत है और कृपया आप अपने कार्यों के बारे में बताएं। लोग आपको जानना चाहते हैं, आपके कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं। स्वागत है आपका।